नमस्कार, मैं माया और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे कहानी औरतें मर्दों से ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। हमारी कहानी के मुख्य पात्र हैं विनोद, राहुल और नमिता। अपने मैरिज होम के स्वागत कक्ष में बैठी नमिता मुख्य रसोइये से शाम को होने वाले एक विवाह की दावत के बारे में बातचीत कर रही थी। तभी राहुल उस कमरे में आया। नमिता को स्वागत कक्ष में देखकर एक बार तो वो ठिठक सा गया। अरे नमिता, तुम यहाँ? निगाहों में ही नहीं, उसके स्वर में भी आश्चर्य था। क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं हो सकती? हंसते हुए नमिता ने गर्मजोशी से राहुल का स्वागत किया और बगल में पड़ी कुर्सी की तरफ बैठने का संकेत कर रसोइये से अपनी बात जारी रखी। फिर उसे एक सूची पकड़ाकर बोली, इस सूची के मुताबिक दावत की हर चीज तैयार रखें। खाना लगभग 9 बजे होना है। कोई शिकायत नहीं सुनूंगी मैं। जी मैडम, रसोइये ने अपना सिर झुकाकर कहा और सूची लेकर वहां से चला गया। यह क्या लफड़ा है भाई? राहुल ने अचरज से पूछा। कोई खास नहीं, नमिता मुस्कुराई, वही पुरानी मारक मुस्कान जिसका राहुल कभी दीवाना हुआ करता था। अपनी शादी तो सफल नहीं हो सकी राहुल, पर दूसरों की शादियों का सफल आयोजन करने लगी हूँ, कहकर खुलकर हंसी नमिता। हंसते समय उसी तरह उसके दोनों गालों में गहरे डिंपल पड़े और वैसे ही खिलखिलाने के साथ उसकी छलक उठने वाली चमकदार आंखें। कुछ भी तो नहीं बदला था नमिता में। आजकल कहाँ हैं आपके महाशय? राहुल को पता था नमिता का पति एक गैर जिम्मेवार व भगोड़े किस्म का व्यक्ति निकला, जिसने शादी के बाद जीवन में किसी भी जिम्मेवारी को ठीक से कभी निभाने की कोशिश तक नहीं की। किसी तरह बिगड़ेल बैल को गाड़ी में जोतने में सफल हो गई हूँ राहुल, वह गर्व से बोली। आजकल हमारे इस मैरिज होम का बाहरी काम वही देखते हैं। आदतों में भी कुछ बदलाव आया है। आशा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना आलीशान मैरिज होम तुमने बना कैसे डाला? राहुल चकित स्वर में बोला। कोई बैंक लूटा है क्या तुम लोगों ने? दिल में अगर कुछ करने का हौसला हो तो पैसे लगाने वालों की कमी नहीं राहुल। नमिता बोली, मैं जिस कंपनी में काम करती थी उसके मालिक खन्ना साहब पैसे वाले आदमी हैं। शहर में एक अच्छे मैरिज होम की जरूरत सब महसूस कर रहे थे, पर कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। मैंने खन्ना साहब से इस संबंध में अपना प्रस्ताव रखते हुए बात की तो वो गंभीर हो गए। वो बोले, अगर तुम इसका इंतजाम कर सकती हो और सारा कुछ अपनी देखरेख में चला सकती हो तो बताओ। मैंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने पैसा लगाया। साहस और बल जब दोनों मिले तो मैरिज होम शहर की नाक बन गया। अब हर अच्छी शादी का इंतजाम हम करते हैं, हर अच्छी दावत हमारे यहाँ से होती है और आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे पति महाशय को अब सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। रात दिन इसके प्रबंध में जुटे रहते हैं। खुशी भी है
और संतुष्टि भी है। यानी आजाद पंछी को अपने पिंजरे में कैद कर ही लिया तुमने। राहुल मुस्कुराया। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं परेशान रहता तुम्हें लेकर कि तुम शादी करके खुश नहीं रह सकी। एक बार को तो सब कुछ उजड़ ही गया था राहुल। लगने लगा था सब बिखर गया, जीवन बेकार हो गया, शादी असफल हो जाएगी। विनोद सचमुच में ऐसा इंसान नहीं है जो घर बसाकर रखने में विश्वास करता हो। वो घुमक्कड़ किस्म का व्यक्ति है। आज यहाँ तो कल वहाँ, आज यह नौकरी तो कल वह, आज इस शहर में तो कल उस शहर में। दर दर की ठोकरें खाना उसकी प्रवृत्ति और आदत में शुमार था राहुल। यह मैं ही जानती हूँ कैसे उन्हें सही रास्ते पर लाई, और अब खुश हूँ कि वे मुझे पूरा सहयोग कर रहे हैं और इस काम में रुचि ले रहे हैं। काम चल निकला है और हमें खासी आमदनी हो रही है। यह करिश्मा किसका मानूं, तुम्हारा या विनोद का? राहुल ने नमिता की आंखों में अपने पुराने दिन खोजने चाहे, जिनकी कोई छाया तक उसे नहीं मिली। कितनी बदल गई है नमिता, इतना आत्मविश्वास झलक रहा है अब उसमें। नमिता के माता पिता नमिता का रिश्ता राहुल से करना चाहते थे। राहुल नमिता को बहुत पसंद भी करता था। जाति की भी कोई बाधा नहीं थी। विश्वविद्यालय में वह नमिता के लिए रोज चक्कर लगाता था। नमिता तब इंग्लिश में एमए कर रही थी और राहुल उसी शहर में आयुर्वेदिक कॉलेज में बीएमएस कर रहा था। करना तो हर युवक की तरह वह भी एमबीबीएस ही चाहता था, पर कई बार परीक्षा में बैठने के बाद भी उसमें सफल नहीं हुआ, तो जिसमें उसे एडमिशन मिला वही पढ़ने लगा। एलोपैथी डॉक्टर न सही तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही सही, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। नमिता के माता पिता चाहते नमिता जैसी नक चढ़ी लड़की अगर राहुल को पसंद कर ले तो उनके सिर का भार ही कम हो जाए, पर नमिता ने साफ इनकार कर दिया। उसके इनकार से राहुल को बहुत चोट पहुंची, लेकिन वह जोर जबरदस्ती किसी लड़के से शादी कैसे कर सकता था। एक दिन राहुल ने पूछा था, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे क्यों अस्वीकार किया। मुझ में क्या कमी या खराबी देखी तुमने? कोई खराबी या कमी नहीं है राहुल तुम में। सच पूछो तो तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, जिससे मिलकर मुझे वाकई हमेशा अच्छा लगता है, जिसके साथ समय बिताकर मुझे खुशी होती है। पर राहुल, बुरा मत मानना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सुनकर जैसे राहुल पर आसमान ही गिर गया हो। कौन है वह खुश नसीब? विनोद, नमिता बोली। तुम जानते हो उसे, कई बार मेरे साथ तुम्हारी उससे मुलाकात हुई है। वह मेरा सहपाठी है। देर तक गुमसुम बना रहा राहुल, फिर किसी तरह बोला था, तुम अपने फैसले पर फिर विचार करो नमिता। मैं विनोद की आलोचना किसी जलन से नहीं कर रहा।
सच कहूँ तो मुझे वह एक बेहद गैर जिम्मेवार किस्म का युवक लगता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि तुमने उसे कैसे और क्यों अपने लिए पसंद किया। हो सकता है उसकी कोई बात या गुण तुम्हें अच्छा लगा हो, पर अपना अपना दृष्टिकोण है राहुल। नमिता बोली, मुझे उसका ये बिखराव, बेढंगा व्यक्तित्व ही बेहद पसंद आया है। वह लकीर का फकीर नहीं है, बंद कर किसी एक विचार और बात पर टिकता नहीं है। यह उसका गुण भी है और बहुत बड़ा अवगुण भी है। वह जैसा भी है वैसा ही मुझे पसंद है राहुल। तुम्हारे घर वाले राजी हैं विनोद के लिए? राहुल ने दूसरा दाव चला। नमिता बोली, राजी नहीं हैं, पर मैंने तय कर लिया है, शादी करूंगी तो विनोद से ही, वरना आजीवन कंवारी रहूंगी। उसके दृढ़ निश्चय ने राहुल को एकदम निराश कर दिया था। उसके बाद वह नमिता से कभी नहीं मिला, सिर्फ इधर उधर से उसके बारे में सुनता रहता था कि नमिता विनोद से शादी कर खुश नहीं रह सकी। खैर, मेरी छोड़ो राहुल, अपनी बताओ कुछ। नमिता ने पूछा, आज अचानक यहाँ इस शहर में कैसे? जिस बारात की दावत का यहाँ इंतजाम है उसका मैं बाराती हूँ नमिता। कार्ड में यहाँ का पता था और संपर्क में तुम्हारा नाम, तो तुमसे मिलने चला आया और सचमुच तुम्हें यहाँ पाकर बहुत आश्चर्य हुआ मुझे। चलो ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में लेकर चलती हूँ तुम्हें, कहकर नमिता उठ खड़ी हुई। अपने सहायक से बोली, विनोद साहब आए तो कहना सूची में लिखे सलाद का इंतजाम वह अपनी निगरानी में करवाएं। जी मैडम, सहायक ने उठकर कहा। तो राहुल को लगा कि नमिता की अपने काम पर पूरी पकड़ है और वह सचमुच मैरिज होम को एक कुशल संचालिका की तरह चला रही है। नमिता का कमरा तरतीब से सजा था। राहुल दीवान पर आराम से बैठ गया। नमिता ने घंटी बजाकर कोल्ड ड्रिंक मंगवाया। अब अपनी सुनाओ राहुल, तुमने शादी की, बच्चे हैं? नमिता की टटोलती नजरों से बचने का प्रयास करता हुआ राहुल, चेहरे पर कुछ देर पहले की हंसी अब गायब हो गई थी। वह अचकचा उठा था, कुछ सोच नहीं पा रहा था, कैसे कहे और क्या कहे। संकोच देखकर नमिता ने उसकी तरफ गौर से ताका। क्या बात है राहुल? मुझे लग रहा है कि तुम किसी कश्मकश से गुजर रहे हो। ठीक पकड़ा तुमने नमिता, वह खिसियाया सा बोला। एक कस्बे में सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहा हूँ। पत्नी मुझसे खुश नहीं, उसे लगता है उसके साथ धोखा हुआ है। जैसा डॉक्टर वह समझ रही थी वैसा डॉक्टर नहीं निकला। उसकी कल्पना थी कि मेरे पास कार होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, शहर में नाम होगा, मरीजों की लंबी लाइन होगी, हर कोई इज्जत करेगा। पर उसकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया
जब उसने जाना कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और सरकारी अस्पताल में मुझे मरीज तभी दिखता है जब कोई और डॉक्टर वहाँ उसे नहीं मिलता। मरीज को मुझ पर विश्वास भी नहीं होता। हाँ, तनख्वाह जरूर दूसरे डॉक्टरों जितनी मिलती है, पर न वह भाव है न वह सम्मान। अस्पताल की नर्सें और कर्मचारी तक मुझे डॉक्टर नहीं गिनते, न कोई मेरी बात सुनते हैं। साथ ही डॉक्टर मुझे अपने साथ नहीं बैठाते, अपनी पार्टियों में मुझे नहीं बुलाते। इस प्रकार से अछूत माना जाता हूँ मैं उनके बीच में। उनकी बेबियां मेरी बीबी की इज्जत नहीं करती, उसके मुंह पर ही कह देती हैं वह भी कोई डॉक्टर है, चूरन चटनी से इलाज करता है। क्या देख के तुम्हारे माँ बाप ने उससे शादी कर दी? अरे नमिता को दुख था हुआ, तब तो तुम्हारी पत्नी सचमुच अपमानित महसूस करती होगी। हाँ, राहुल बोला। उस अपमान के एहसास ने ही उसके दिल में मेरे प्रति नफरत पैदा कर दी। नमिता, उससे मेरी सूरत से नफरत हो गई। मैं उसकी आंखों में एकदम नाकारा और बेकार आदमी हो गया। बिना मुझसे पूछे उसने गर्भपात करवा लिया, अपने मायके में कह दिया ऐसे वाहियात आदमी का बच्चा मैं अपने पेट में नहीं पाल सकती। अरे बड़ी बददिमाग औरत है वह, नमिता बोली। कहीं ऐसे जिया जाता है अपने पति के साथ? 2 साल वह मायके में ही रही, बार बार बुलाने पर भी नहीं आई। आखिर मैं ही गया अपनी नाक नीची करके उसे लेने। उसके माता पिता से बात की। मैंने पूछा मेरा क्या कसूर है? जैसा डॉक्टर हूँ वह शादी से पहले उन्हें बता दिया था। उन लोगों ने अपनी लड़की को शादी से पहले ही क्यों नहीं बता दिया? उसे अंधेरे में क्यों रखा? उसकी आंखों में इतने बड़े सपने क्यों दिए कि वह जीवन की इस कठोर सच्चाई से आंखें नहीं मिला सकती? माँ बाप ने तुम्हारा पक्ष लिया क्या? नमिता ने पूछा। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी लड़की का बसा हुआ घर उजड़े। उन लोगों ने भी लड़की को समझाया शादी ब्याह हंसी खेल नहीं है, जीवन का प्रश्न है, निर्वाह करना चाहिए। जीवन में ऊंच नीच अच्छा बुरा कहाँ नहीं होता। कोई ऐसे लड़ झगड़ कर अपने घर से भाग आती है, फिर कुछ समझी वह? नमिता ने कहा। हाँ, राहुल बोला। लेकिन उसने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी। ओहो, शादी न हुई, एक शर्त नामा हो गया, हंस दी नमिता। लेकिन मैंने उसकी वह शर्त तुरंत मान ली। राहुल बोला। उसने कहा मैं अपना तबादला किसी ऐसे छोटे कस्बे में करवा लूं जहां मुख्य डॉक्टर मैं ही रहूं और कस्बे वाले मुझे सचमुच डॉक्टर माने। राहुल कुछ चुप रहकर संतुष्ट स्वर से बोला। अब जिस कस्बे में मैं हूँ वहाँ वह मेरे साथ बहुत खुश है। हालांकि वहाँ हर वक्त बिजली नहीं रहती। अस्पताल में
साधनों की कमी है, दवाइयाँ अक्सर नहीं मिलती, पर कस्बे के दुकानदार दवाइयाँ रखते हैं और मैं जिन दवाइयों को पर्चे पर लिख देता हूँ उन्हें मंगवाने की कोशिश भी करते हैं, जिससे मरीज ठीक हो जाते हैं और मेरे प्रति लोगों का विश्वास जमने लगा है। मुझे भी अब लगता है कि पत्नी की शर्त मानकर मैंने शायद ठीक ही किया। बड़े शहर में जहाँ एक से एक कुशल विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं, वहाँ मुझ जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को कौन पूछेगा भला? वहाँ कोई क्यों मुझे सम्मान देगा, महत्व देगा? पर गांव कस्बों में जहाँ विशेषज्ञ क्या किसी तरह का डॉक्टर नहीं होता, वहाँ लोग मुझे सम्मान देते हैं। मुझ में भी आत्मविश्वास आया है नमिता। कर्मचारी कोल्ड ड्रिंक रख गया और दोनों पीने लगे। इस बीच नमिता का पति विनोद भी वहां आ गया। नमिता ने परिचय कराया तो विनोद हंस दिया। तुम तो ऐसे परिचय करा रही हो जैसे हम पहली बार मिले हों। कुछ औपचारिक बातों के बाद वह काम से चला गया। राहुल को लगा कि विनोद अब पहले जैसा अस्त व्यस्त और बेढंगे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं रहा। वह काफी चुस्त दुरुस्त और व्यस्त सा लग रहा था। राहुल मुस्कुरा दिया। तुमने तो विनोद की काया ही पलट दी नमिता। मैरिज होम में हम हर एक जोड़े से खिलखिलाती जिंदगी की इच्छा रखते हैं, इसलिए क्या एक औरत समझदारी से काम लेकर अपनी खुद की जिंदगी को खुशियों से नहीं भर सकती? राहुल जरूर भर सकती है। राहुल मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुमने विनोद को संभाल लिया नमिता। पहले बच्चे का गर्भपात करने के बाद तुम्हारी पत्नी ने दूसरे बच्चे का मन बनाया या नहीं? नमिता ने पूछा। साल भर की एक बच्ची है नमिता, राहुल छेपा। पत्नी अब मेरे साथ खुश रहती है। कस्बे की औरतें उसका सम्मान करती हैं। हर जगह उसको बुलाया जाता है। वह आती जाती है। शायद दूसरों से जब हम अपनी तुलना करने लगते हैं तो हमारे अभाव हमें टीसने लगते हैं नमिता। हमारी कमियां हमें आत्महीनता के दलदल में धंसाने लगती है। ऊंट अगर पहाड़ की तलहटी में आकर अपनी ऊंचाई नापना चाहेगा तो अपने पर पछताएगा ही, पर जब वही ऊंट रेगिस्तान के बियाबान में अकेला होगा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साधन होगा और सबसे ऊंचा भी होगा। यह रहस्य हम लोग कस्बे में पहुंचकर समझ पाए। मैं भी ऐसा कोई अवसर नहीं चूकता जहां मैं अपनी पत्नी को खुश न कर सकूं। वह सचमुच अब खुश रहने लगी है नमिता। पता नहीं किन नजरों से ताकती रही नमिता राहुल को। राहुल भी उसे ताकता रहा। पता नहीं किसका लिखा वाक्य राहुल को उस वक्त याद आ जाता है। औरतें मर्दों से ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, हालांकि वे जानती कम हैं, पर जीवन की समझ उनमें ज्यादा होती है। यह समझ ही तो है जो आज भी बढ़ते परिवारों को बल प्रदान करती है, जिससे आदमी अपने कद से ऊंचा उठा रहता है और
आत्महीनता के दलदल में धंसने से बचा रहता है। औरतें ही तो हैं जो विनोद जैसे बेढंगे व्यक्ति को भी ढंग के आदमी में बदल देती हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।